एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल सरकारी ऑफिसर रेजिमेंट पर। मेरा नाम है नीतीश कुमार धाकड़। पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1। आज हम पार्ट 2 पढ़ते हैं और शॉर्ट ट्रिक के साथ में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है रुपए 3500 was distributed among A, B, C in such a way that A is to B equal to 5:4 and B is to C equal to 3:2. How much did B get? 3500 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटना है कि A और B का रेशियो होना चाहिए 5:4 एंड B और C का जो रेशियो है वो होना चाहिए 3:2। तो अपन को बताना भाई B को ना कितने रुपए मिलेंगे। तो देखो इसका मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, तो अपन फिर से शुरू करते हैं। यहां पर लिखा है A और यहां पर लिखा भाई मैंने B, फिर यहां पर लिखा मैंने C। अब यहां पर देखो इन्होंने बोला कि जो A और B का जो रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 5:4। ये बात आई समझ में। अब इन्होंने ये कहा कि B और C का जो रेशियो है वो होना चाहिए आपका 3:2। तो मैं यहां पर 3 लिखता हूं और यहां पर लिखता हूं 2। अब देखो हमने पिछले वीडियोस में एक मेथड पढ़ा था, कॉपी पेस्ट मेथड। तो देखो हमें लेफ्ट और राइट देखना है। यहां से 4 को कॉपी करता हूं मैं और 4 को यहां पर पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। अब यहां से देखो 3 के लेफ्ट में खाली है तो मैं 3 को ना इस साइड भी लिख देता हूं। अब देखो अपन क्या करते हैं, इसके बाद इनका मल्टीप्लाई। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 × 3 दैट मीन्स आएगा 15, 4 × 3 तो यहां पर आएगा 12 और 4 × 2 तो यहां पर आएगा 8। यहां तक आए समझ में। अब देखो अब मैं समझता हूं कि मेरे हिसाब से ना इनका सम कितना होना चाहिए। तो आप बोलोगे 15, 12 यानी 27 और प्लस 8 दैट मीन्स 35। तो मेरे हिसाब से ना इनका सम होना चाहिए 35। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका सम कितना दिया है 3500। तो 35 की वैल्यू हो जाएगी भाई 3500। दैट मीन्स 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे 100। अब यहां से अगर देखा जाए तो B को कितना मिला, तो B को मिलेंगे भाई 12। 12 की वैल्यू कितनी होगी 12 × 100 दैट मीन्स कितना आएगा 1200। ऑप्शन नंबर ए 1200 इसका करेक्ट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है ये आया होगा समझ में। अब हम अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, डिवाइड 2030 अमंग ABC इन सच अ वे दैट on subtracting 15 rupees, 10 rupees and 5 rupees from their shares respectively, their ratio becomes 8:7:5। अपन को 2030 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटना है कि उनके हिस्से में से अगर मैं कितने रुपए निकाल लूं, जैसे A के हिस्से से निकाल लूं मैं 15 रुपए, B के हिस्से से 10 रुपए और C के हिस्से से मैं 5 रुपए कम कर लूं, तो उनका जो रेशियो है वो हो जाता 8:7:5। तो अपन को बताना है इनके हिस्से क्या क्या होंगे। तो देखो मेरे पास टोटल रुपए कितने हैं, तो आप लोग बोलोगे मेरे पास टोटल जो रुपए हैं वो हैं 2030 रुपए। अब मुझे इसको बांटना है किस किस में, ABC में। तो यहां मैंने A लिखा, ये मैंने B लिखा और ये मैंने C लिखा। अच्छा इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली है, इन्होंने ये बोली है कि A के हिस्से में से मैं 15 रुपए कम कर देता हूं, ठीक है ना, और B के हिस्से में से 10 रुपए कम कर देता हूं, और C के हिस्से में से कितने रुपए कम करना है मुझे, C के हिस्से में से करना मुझे 5 रुपए कम, ठीक है। तब इनका जो रेशियो है वो हो जाता 8:7:5। अच्छा एक बात बताओ, मैं टोटल कितने रुपए कम कर रहा हूं, 15 A के हिस्से के कम कर रहा हूं, 10 B के हिस्से के और 5 आपके C के हिस्से के। तो आप बोलोगे टोटल जो मैं कम कर रहा हूं वो कर रहा हूं 30 रुपए कम। यानी अब मुझे बांटना है टोटल, अगर मैं 30 रुपए कम कर दूंगा मतलब मेरे पास बचेंगे 2000 रुपए। यानी 2000 रुपए को मुझे बांटना है ABC में। 8 7 15 और 5 20, मेरे हिसाब से ना इनका सम होना चाहिए 20 रुपए, जबकि कितने रुपए बांटना मुझे 2000। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, तो आप बोलोगे 100। यानी A को कितने रुपए मिलना चाहिए यहां से 800 रुपए, B को मिलना चाहिए यहां से 700 रुपए, C को मिलना चाहिए यहां से 500 रुपए। लेकिन भाई याद करने वाली बात यह है कि मैंने एक हिस्से के ना 15 रुपए कम किए थे, तो 15 रुपए मैं देता हूं इसको,
तो ए को मिलना चाहिए 815 रुपए। अच्छा बी के मैंने 10 कम किए थे तो बी को 10 रुपए दे देता हूं, तो यानी बी को मिलना चाहिए 710। सी के मैंने 5 रुपए कम किए थे तो 5 दे देता हूं, दैट मीन्स इसको मिलना चाहिए 505। ठीक है, तो यानी कितना होगा आपका 815, 710 और 505। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक और सेम मेथड का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, रुपए 1228 इज डिवाइडेड अमंग राम, श्याम एंड मोहन on subtracting 4 rupee, 8 rupee and 16 rupee from their shares respectively, their ratio becomes 1:2:3. How much money will Mohan get? तो देखो 1228 रुपए को राम, श्याम और मोहन के बीच में बांटना है मुझे। उनके हिस्सों में से अगर मैं 4 रुपए, 8 रुपए और 16 रुपए कम कर दूं तो उनका जो रेशियो है वो हो जाता 1:2:3। तो अपन को बताना मोहन को ना कितने रुपए मिलेंगे। तो देखो मुझे कितने रुपए बांटना है, टोटल 1228। कितने लोगों में बांटना है, 3 लोगों में। कौन कौन है मेरे पास, तो मेरे पास है राम, श्याम और मोहन। तो मेरे पास है राम, श्याम और मोहन। अब देखो राम के हिस्से में से मैं 4 रुपए कम कर रहा हूं, श्याम के हिस्से में से 8 रुपए और मोहन के हिस्से में से कितने, 16 रुपए। तो आप बोलोगे इनका रेशियो हो जाता फिर 1:2:3। तो 16, 8, 4, 12, तो आप बोलोगे टोटल 28 रुपए आपने कम कर दिए। अब कितने बचे आपके पास, 1200 रुपए। 1200 रुपए को बांटना मुझे 3, 2, 5 और 1, 6। दैट मीन्स 6 की वैल्यू हो जाएगी 1200। 1 की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, 200। इसका मतलब मोहन को कितने मिलेंगे, तो मोहन को कितनी राशि मिली, तो 3 के रेशियो में, 3 दूनी 600। तो आप बोलोगे यहां पर आएगा 600। लेकिन भाई मैंने इसके हिस्से के ना 16 रुपए कम किए थे तो मैं इसके हिस्से में 16 रुपए दे देता हूं। आप बोलोगे 16 रुपए और इसको देना पड़ेंगे, यानी मोहन को कितने रुपए मिलेंगे, 660। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है आगे से इस तरीके का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, आप आसानी से कर पाएंगे और आपको ये ट्रिक भी समझ में आया होगा। चलिए कुछ और ट्राई करते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a sum of 7,000 is divided among ABC in such a way that the shares of A and B are in the ratio of 2:3. If the shares of B and C are in the ratio of 4:5, B share is। तो देखो 7,000 रुपए को ABC में बांटना है जिससे A और B के शेयर का रेशियो होगा वो होगा 2:3 और B और C के शेयर का रेशियो होगा 4:5। तो अपन ने बताना बी का शेयर कितना होगा, यानी बी का हिस्सा कितना होगा। तो देखो मुझे टोटल ना 7,000 रुपए को बांटना है। तो देखो सबसे पहले ए, बी और सी में बांटता हूं मैं। ए और बी के हिस्से का रेशियो कितना है, 2:3। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2:3। बी और सी का कितना है, तो आप बोलोगे 4:5। ये बात आई समझ में। सेम मेथड अप्लाई करते हैं हम। अगर यहां पर 3 खाली है तो मैं यहां पर 3 लिख देता हूं। यहां पर 4 के लेफ्ट में प्लेस खाली है तो मैं यहां पर 4 लिख देता हूं। अब बात आती है इनके मल्टीप्लाई करने की। तो इनका मल्टीप्लाई होगा 8, इनका मल्टीप्लाई होगा 12, इनका मल्टीप्लाई होगा 15। अब देखो मेरे हिसाब से इनका सम कितना आना चाहिए, 12, 8, 20, 20, 15, 35। मेरे हिसाब से इनका सम आना चाहिए 35। ठीक है, जो जबकि इसमें कितना दिया है, 7,000। दैट मीन्स 35 की वैल्यू दी है 7,000। एक की वैल्यू कितनी दी है, तो आप बोलोगे 200। अपन से क्या पूछा, बी का हिस्सा। एक की अगर 200 है तो बी को मिले 1200। दैट मीन्स 1200 इंटू 200, तो बी को कितने मिलेंगे, 2400 रुपए। ये इस सवाल को करने का एक अच्छा तरीका है और उम्मीद है इससे काफी सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 94 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स अकॉर्डिंगली द रेशियो ऑफ द 1/5 ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड 1/8 ऑफ द सेकंड पार्ट इज 3:4। सो व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट। तो अपन को बताना पहला हिस्सा क्या है। तो देखो मुझे 94 को बांटना है भाई। तो देखना इन्होंने ये बोला कि जो पहला पार्ट, मान के चलो ये है पहला पार्ट, पहले का कितना होना चाहिए, 1/5 और दूसरे का कितना होना चाहिए, तो दूसरे का होना चाहिए 1/8।
इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना होना चाहिए, जो रेशियो होगा वो होना चाहिए 3:4। तो मैंने लिख दिया 3:4। ये बात आई समझ में। अब देखो ये जो नीचे है ना 5, वो जाएगा नीचे यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और 8 जाएगा ऊपर। तो आप बोलोगे यहां पर हो जाएगा फर्स्ट और ये सेकंड। अब ये 5 जो है वो नीचे आएगा और 8 जो है वो आएगा ऊपर। ये बात आई समझ में। बराबर चल रहा है 3/4। अब देखना यहां पर 8 है मल्टीप्लाई में तो ये आएगा डिवाइड में, 5 डिवाइड में तो ये आएगा मल्टीप्लाई में। तो यहां पर मैंने लिख दिया फर्स्ट और सेकंड, इनका रेशियो कितना बन जाएगा, तो 5 × 3 दैट मीन्स ये आएगा 15 और ये आएगा कितना 32। यहां तक समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। अब आप लोग बोल रहे हो कि अपन को बांटना था ना 94 को बांटना था। अगर मैं इन दोनों का सम देखूं तो यहां पर इन दोनों का सम कितना आ रहा है, आप लोग बोलोगे 47। 47 की वैल्यू कितनी दी है 94। तो दैट मीन्स एक की वैल्यू कितनी होगी यहां से 2। अब मुझे क्या बताना, पहला हिस्सा, पहला है 15, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी इंटू 2, तो दैट मीन्स 15 की वैल्यू होगी 30। ऑप्शन नंबर ए 30 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, A man left a sum of 12,600 to be divided among 7 sons, 3 daughters and 5 nephews. If each daughter gets 3 times the amount of each nephew and each son gets 7 times the amount of each nephew, then the share of each daughter is। तो देखो एक व्यक्ति ना 12,600 रुपए की राशि छोड़ के जाता है और वो बांटता है किस किस के बीच में, 7 बेटों के, 3 बेटियों के और 5 भतीजों के बीच में छोड़ी। इन्होंने ये बोला प्रत्येक जो पुत्री है उसको भतीजे से 3 गुना राशि मिलती है और प्रत्येक पुत्र को भतीजे से 7 गुना राशि मिलती है। तो प्रत्येक बेटी का हिस्सा बताना मुझे। तो यहां पर देखो सबसे पहले यहां पर मैं लिख लेता हूं टोटल कितने रुपए हैं। आप लोग बोलोगे यहां पर 12,600। कितने लोगों के बीच बांटना है, तो आप लोग बोलोगे कुछ है सन, तो यहां पर सन लिख देता हूं, और डॉटर भी है तो यहां पर डॉटर लिख देता हूं, और नेफ्यू है तो नेफ्यू लिख देता हूं। अच्छा सन कितने हैं यहां पर अगर देखा जाए तो आप बोलोगे 7 सन है तो यहां पर 7 लिख देता हूं। डॉटर कितनी है तो 3 है, और नेफ्यू कितने हैं 5। अब देखो इन्होंने बोला यदि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 3 गुना मिलता हो, तो यहाँ पर किससे कंपेयर हो रही है, नेफ्यू से, और प्रत्येक पुत्र को भी किससे मिलना चाहिए, नेफ्यू से। तो मैं एक काम करता हूं कि जो भतीजे को ना मान के चलो 1 रुपए मिलता है, तो प्रत्येक पुत्री को कितना मिलता है, तो आप बोलोगे 3 गुना, यानी पुत्री को मिलते होंगे 3 रुपए, और यहां से प्रत्येक सन को कितने मिलते होंगे 7 टाइम्स यानी 7 रुपए। लेकिन 7 सन है ना तो इनका हिस्सा कितना होगा, 7 × 7 मतलब 49, और 3 डॉटर है मतलब 9, और यहां पर कितना होगा 5 बन जा 5, 9 5 14 और 49 + 14 दैट मीन्स ये आना चाहिए टोटल 63। लेकिन कितने रुपए बांटना मुझे बांटना 1,26,000 सॉरी 12,600। तो यानी 63 की वैल्यू होगी 12,600। यहां से 63 से 2 बार में कट जाएगा 126, 0 का 0, 1 की वैल्यू आएगी 200। अब इन्होंने बोला प्रत्येक पुत्री को क्या बोला, तो प्रत्येक बेटी का हिस्सा, तो आप बोलोगे बेटी का हिस्सा जो है 3 के रेशियो में होना चाहिए। तो आप बोलोगे 1 की अगर 200 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 600। तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा कितना होगा 600। ऑप्शन नंबर ए 600 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। बाकी सीट में आगे इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, हम लोग वो भी ट्राई करते हैं। अब देखो रेशियो आपने पढ़ा है और सिक्के वाले क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े, इसका मतलब फिर आपने रेशियो नहीं पढ़ा, क्योंकि सिक्के वाले क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए हम ट्राई करते हैं और बेसिक से ना इसको समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक बैग में 1 4 और 4 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि उनका कुल मूल 200 रुपए है तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आपको कुछ बेसिक चीजें तो पता होंगी कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 50 पैसे मतलब 1 रुपए का आधा, यानी 2 50 पैसे मिलकर 1 रुपए बनाते हैं।
और 25 पैसे मतलब 4 25 पैसे मिलकर 1 रुपये बनाएंगे। तो यहां पर अपन इस चीज को समझते हैं। अब देखो मैं यहां पर लिखता हूं 1 रुपये, यहां पर लिखता हूं मैं 50 पैसे, और यहां पर ये लिखा मैंने 25 पैसे। अच्छा, आपको अब ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि 1 रुपये के अगर मैं 1 रुपये के अगर मैं 1 सिक्का मिलाऊंगा तभी 1 रुपये होगा, 50 पैसे के मैं 2 सिक्के मिलाऊंगा तब 1 रुपये होगा, और 25 पैसे के मैं 4 सिक्के मिलाऊंगा तब 1 रुपये होगा। अब देखो इन्होंने बोला इनका जो नंबर्स का रेशियो है वो है 1:4:4। यहां पर मैं नंबर्स लिखता हूं 1:4:4। आप अब देखो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, 1 रुपये का अगर एक सिक्का होगा तो उसकी प्राइस वैल्यू कितना होगी? आप बोलोगे भाई 1 रुपये होगा। अगर 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलोगे यहां पर इसकी वैल्यू होना चाहिए 2 रुपये, या फिर ऊपर जो 2 लिखा ना इससे इसको डिवाइड कर सकते हो, तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू आना चाहिए 2 रुपये। अब यहां पर देखो 25 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे 1 रुपये। ये बात आई समझ में? अगर मैं इनकी वैल्यू का सम करूं तो मेरे हिसाब से इनकी वैल्यू का सम आना चाहिए 1 2 और यहां पर आया भाई 1, दैट मीन्स आना चाहिए 4। लेकिन इनकी वैल्यू का सम कितना दिया है? 200। इसका मतलब 4 की जो वैल्यू है वो दी है 200। यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी 50। अपन से क्या पूछा है? अपन से ये पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 1 की वैल्यू अगर 15 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4 × 50। तो आप बोलोगे 200। ऑप्शन नंबर डी। समझ आया या नहीं? आप लोग मुझे बताते जाओ कमेंट करके। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं। A box contain 1 रुपये 50 पैसे and 25 पैसे coins in the ratio 4:3:8. How many rupee coins are there if the value of box is 150? एक बक्से में 4, 3 और 8 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि डिब्बे का मूल्य 150 रुपये है तो इसमें कितने रुपए के सिक्के हैं? तो देखो सेम मेथड ट्राई करते हैं हम। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। अब देखना यहां पर इनके नंबर्स का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है? 1 रुपए के दिए हैं 4:3:8। मैं मान के चलता हूं 1 रुपए के ना 4 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं। अच्छा, आपको ये तो पता होगा, ठीक है, क्या पता होगा कि 50 पैसे के अगर 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपये बन जाएगा, 25 पैसे के अगर 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपये बन जाएगा। अब मेरे हिसाब से इनकी वैल्यू कितना होना चाहिए? तो आप बोलोगे इनकी प्राइस वैल्यू होना चाहिए यहाँ पर 4 रुपये होना चाहिए। यहाँ पर अगर 50 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो इसका मतलब कितना होगा? ये 1.5 यानी 1.5 रुपये। 25 पैसे के 8 सिक्के मतलब ये होंगे 2 रुपये। मेरे हिसाब से इनकी वैल्यू का जो सम होना चाहिए वो होना चाहिए 4 2 6 और 1 7 यानी 7.5, जबकि इनकी वैल्यू का सम कितना दिया है? 150। तो यहाँ पर आया 150। देखो मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ, यहाँ डिवाइड बाई 10, इससे ये 2 बार में जाएगा यानी 1 की वैल्यू आ जाएगी 20। अब यहाँ से अपन से पूछा है कितने रुपए के सिक्के हैं, तो रुपए के सिक्के कितने हैं अपने पास? तो आप बोलोगे रुपए के सिक्के ना है 4, तो 1 की वैल्यू अगर 20 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4 × 20 कितना आ जाएगा इसका? 80। 80 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला ट्राई करते हैं। A box contains 280 coins of 1 रुपये 50 पैसे and 25 पैसे. The value of each types of coins are in the ratio 8:4:3. Then tell me the number of 50 पैसे coins. तो देखो इन्होंने कहा एक बैग में 280 सिक्के हैं जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के हैं। अगर मैं इनकी वैल्यू की बात करूं तो इनकी वैल्यू का रेशियो, देखो अभी तक हमें कॉइन्स के नंबर्स का रेशियो दिया होता था, लेकिन यहां पर वैल्यू का रेशियो दिया है 8:4:3। तो अपन को बताना 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो देखो अगर मैं देखा जाए तो यहां पर मैं लिखता हूं 1 रुपये 50 पैसे
और फिर मैं लिखता हूं 25 पैसे, 25 पैसे। आपने बोला कि देखो अगर मैं यहां पर वैल्यू की बात करूं तो इनकी वैल्यू का रेशियो है 8:4:3, ये इनकी वैल्यू का रेशियो है। अच्छा आपको ये तो पता होगा कि 1 रुपए का एक सिक्का होना चाहिए, 50 पैसे के 2 सिक्के और 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाते हैं। तो यहां पर देखो अगर इसकी वैल्यू है 8 रुपए तो आप बोलोगे 1 रुपए के जो सिक्के होंगे ना, नंबर्स ऑफ कॉइन्स, तो आप बोलोगे 8 ही कॉइन्स होंगे। और 50 पैसे की अगर वैल्यू हो रही है 4 तो सिक्के कितना होना चाहिए, 4 × 2, दैट मीन्स ये होना चाहिए 8 सिक्के। अब यहां पर मैं बात करूं 25 पैसे की जो वैल्यू है वो हो रही है 3 रुपए, तो आप बोलोगे टोटल जो सिक्के होना चाहिए 4 × 12। आप चाहे तो ये मल्टीप्लाई कर सकते हो, इससे आसान हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से नंबर्स ऑफ कॉइन का रेशियो ये होना चाहिए। अब यहां पर मैं देखा जाए तो इनका सम कितना होगा, 12, 8, 20 और 8, 28, तो इनका सम होना चाहिए 28। 28 की वैल्यू कितनी दी है यहां पर, तो आप बोलोगे 280। तो एक की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 10। अब यहां से अपन से क्या पूछा, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना है, तो आप बोलोगे 1 रुपए की वैल्यू अगर 10 है तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर 8 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 8 × 10, तो आप बोलोगे 80। 80 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द इनकम ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 5:3 while their expenditure are in the ratio 9:5. If they save 1300 and 900 respectively, find the income of each. अब देखो दो व्यक्तियों की इनकम का जो रेशियो है वो है 5:3। अगर उनके एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो इनका रेशियो है 9:5। अगर वो दोनों 1300 रुपए और 900 रुपए बचाते हैं तो अपन को बताना उनकी इनकम क्या है हर एक की। अच्छा आपको कुछ बेसिक चीजें इसकी पता होंगी, जैसे मान के चलो एक व्यक्ति 100 रुपए कमाता है, 80 रुपए खर्च करता है, दैट मीन्स वो कितने रुपए बचाता होगा, 20 रुपए बचाता होगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कोई व्यक्ति 80 रुपए खर्च कर रहा है और 20 रुपए बचा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो 100 रुपए कमाता होगा। यानी आप इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटाओगे इसका मतलब आपकी सेविंग आएगी, और इनकम में से सेविंग घटाओगे मतलब एक्सपेंडिचर होगा। या फिर आप बोल सकते हो इनकम बराबर होगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यानी आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब यहां पर देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, इनके देखो इनकम का जो रेशियो है वो है 5:3 और जबकि उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 9:5। तो मैं ऐसे मान के चलता हूं कि ए जो पहला व्यक्ति है इसकी जो इनकम होगी वो होगी 5x, दूसरे व्यक्ति की इनकम होगी वो होगी 3x। अब देखो इन्होंने क्या बोला, अगर उनके हिस्से में से क्रमशः ये बचाते हैं 1300 रुपए और दूसरा व्यक्ति बचाता है 900 रुपए, तो देखो मैं इसकी इनकम में से ना 1300 रुपए घटा देता हूं और दूसरे वाले की इनकम में से ना मैं 900 रुपए घटा देता हूं, तो इनका एक्सपेंडिचर आना चाहिए। तो आप बोलोगे इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है 9:5। अब यहां पर आप x, y, z कुछ भी लगाओगे तो वो रेशियो में ना कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे सीधा मल्टीप्लाई करना है, तो यहां से देखो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 25x माइनस 13 × 5, दैट मीन 65 00, और 9 × 3 मतलब 27, 9 × 9 मतलब 81 और 00। यहाँ पर 25 उस साइड जाएगा, दैट मीन्स ये बचेगा 2x, 65 उस साइड जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 यानी 1600, यानी x का मान यहां से आ गया आपका 800। ये बात आई समझ में। अगर x का मान 800 आ गया तो इसका मतलब पहला व्यक्ति जो है 800 का यहां पर गुणा कर दूंगा, तो पहला व्यक्ति कमाता होगा 4000 रुपए, दूसरा व्यक्ति कमाता होगा 2400 रुपए, तो 4200 ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 33,000. A spent 60% of his income and B spent 75% of his income. If the ratio of their saving is 4:3, find B's income. तो अपन को बताना B का हिस्सा क्या है।
देखो ए और बी की जो इनकम है उसका सम है 33,000 रुपए। ए अपनी आय का 60% खर्च करता है और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उनकी बचत का जो अनुपात है वो है 4:3, तो अपन को बताना है बी की आय कितनी होगी। देखो मैं यहां पर लिखता हूं भाई इनकम, और यहां पर लिखता हूं एक्सपेंडिचर, यहां पर लिखता हूं मैं सेविंग। एक चीज ध्यान से समझना, ठीक है। मैं ऐसे मान के चलता हूं यहां पर है आपका ए, बात करूं ए की, और ये लिखा मैंने बी, ठीक है। मान के चलो ए जो है वो 100 रुपए कमाता है। ए अपनी इनकम का 60% खर्च करता है, तो मैं बोलूंगा ये 60 खर्च कर देता होगा, कितने बचाता होगा 40। मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि बी भी भाई कितने रुपए कमाता होगा 100 रुपए। बी अपनी आय का कितने परसेंट खर्च कर देता है 75%। इसका मतलब 75 खर्च करता है, बचाता कितना होगा 25। यहां तक समझ में आ रहा है क्या आपको? ठीक है। अगर आपका जवाब हाँ है तो आगे देखते हैं। अगर इनकी बचत का रेशियो देखा जाए तो वो है 4:3, तो ये कितना होना चाहिए 4:3। ये बात आई समझ में? अब देखो यहां पर क्या 3 की टेबल में 25 आता है, तो आप बोलोगे नहीं, लेकिन मैं 4 की टेबल में तो 40 आता है, मतलब ये कितना हो रहा है आपका 10 टाइम्स, इसमें 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पर भी कितना आना चाहिए, यहां पर भी आना चाहिए 10 टाइम्स, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर 10 टाइम्स बनाऊंगा तो दैट मीन्स यहां पर कितना आना चाहिए था 30। ये बात आई समझ में? यानी मैं ऐसा बोलूंगा कि 25 की जो वैल्यू है वो है 30, ठीक है। 25 की वैल्यू है जो है 30, तो आप बोलोगे 25 की वैल्यू है 30, तो आप बोलोगे यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 13/25, तो दैट मीन्स आप बोल सकते हो 1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 6/5। मैंने इसको सरल कर दिया। तो यानी जो मेरा 100 लिखा है इसकी जो वैल्यू कितनी होना चाहिए, आप बोलोगे भाई 6/5, यानी कितना होना चाहिए 120। ये बात आई समझ में? बताओ यहां पर मैं इनका ना रेशियो बना लेता हूं। 20 की टेबल में ये 5 आता है, 20 की टेबल में ये 6 बार में आता है, तो इसकी आय जो होना चाहिए 5, इसकी होना चाहिए 6, ये इनका रेशियो है। लेकिन इनका सम कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे 5 + 6, तो इनका सम कितना आना चाहिए, आप बोलोगे 33,000, तो आप बोलोगे 33,000। मेरे हिसाब से 11 आना चाहिए, 11 की वैल्यू है 33,000। 1 की वैल्यू कितनी आना चाहिए, तो आप बोलोगे 1 की वैल्यू आना चाहिए 3,000। ये बात क्लियर हुई? इसका मतलब ये कितना कमाता होगा, तो आप बोलोगे बी की आय बताना है। 1 की वैल्यू अगर 3,000 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 18,000। 6 की वैल्यू कितनी होगी 18,000। तो यहां पर आएगा 18,000, ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पर 18,000 इसका करेक्ट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। आप एक बार रिपीट करके भी इसको देख सकते हैं। यहां पर देखते हैं, द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ इज 1:2 एंड द रेशियो ऑफ द लैंड एंड वाटर इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ द लैंड टू वाटर इन साउथर्न हेमिस्फीयर। तो देखो पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है और उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 2:3 है। तो अपन को बताना दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को ना अपन एक शानदार ट्रिक के साथ करते हैं। तो यहां पर मान के चलता हूं भाई ये क्या है, अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। यहां पर ये क्या है, इसका सेंटर मान लेता हूं मैं। अगर मैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात करूं तो उत्तरी गोलार्ध में इनमें भूमि और जल यानी लैंड टू वाटर का जो रेशियो है वो है 2:3। और अगर मैं टोटल बात करूं, जैसे संपूर्ण की बात करूं, तो इस पर इनका रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे 1:2। ये टोटल पे है लैंड टू वाटर का। अपन को क्या बताना है, अपन को बताना दक्षिणी गोलार्ध में कितना होगा। तो मैं मान लेता हूं यहां पर लैंड टू वाटर का रेशियो होगा वो कितना होगा आपका x और y। क्लियर है? अब यहां पर देखा जाए, अगर मैं देखूं तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है 5 और इन दोनों का सम कितना आ रहा है, आप बोलोगे 3। ये तो गलत बात है ना, सम दोनों का बराबर आना चाहिए।
तो मैं सम बराबर करने के लिए क्या करता हूं, यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं कितने का, यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15, यानी इसको 15 बनाने के लिए इस पूरे में 5 का गुणा, इसको 15 बनाने के लिए इस पूरे में 3 का गुणा। तो आप बोलोगे यहां पर आएगा 5, यहां पर आएगा 10, यहां पर कितना आएगा 3 दूनी 6 और यहां पर कितना आएगा 9। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, इस वाले रेशियो में भी 2 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो यहां पर कितना आएगा 10 और यहां पर आएगा कितना 20। अब देखो 6 में मैं कितना जोड़ूं कि 10 आ जाए, तो आप बोलोगे 4, तो x का मान कितना आएगा 4। 9 में कितना जोड़ूं कि 20 आ जाए, तो आप बोलोगे y का मान आएगा 11। 4:11 इसका करेक्ट आंसर होगा। या फिर अगर देखा जाए तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं, तो आप बोलोगे नॉर्टन हेमिस्फीयर पे जितना है, यानी 6 प्लस का x डिवाइड बाई 2 बराबर आना चाहिए 5। ठीक है, तो यहां से x का मान कितना आएगा आपका 4, और इसी प्रकार आप बोल सकते हो 9 प्लस का y डिवाइड बाई आना चाहिए 2 बराबर आना चाहिए 10, यहां से y का मान आ जाएगा आपका 11। इस प्रकार भी आप इसको कर सकते हो, यानी 4:11 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रणाली एंड अनुष्का द रेशियो ऑफ देयर इनकम इन द ईयर 2017 वाज 5:4। तो प्रणाली और अनुष्का की आय का अनुपात 2017 में 5:4 था। द रेशियो ऑफ प्रणाली's इनकम इन द ईयर 2018 टू दैट इन 2017 इज 3:5। अगर मैं 2018 से कंपेयर करूं तो प्रणाली की जो इनकम है उसका रेशियो होना चाहिए 3:5, एंड द रेशियो ऑफ अनुष्का's इनकम इन द ईयर 2018 टू दैट इन 2017 इज 3:2। अगर मैं अनुष्का की बात करूं तो इनकी इनकम का जो रेशियो होना चाहिए 2018 से 17 का, वो होना चाहिए 3:2। If रुपए 10,242 is the sum of the income of प्रणाली and अनुष्का in the year of 2018। 2018 में इन दोनों की इनकम का सम है कितना होना चाहिए 10,242। तो अपन को बताना है फाइंड द इनकम ऑफ अनुष्का इन द ईयर 2017। 2017 में अनुष्का की इनकम का सम कितना होगा। तो देखो यहां पर मैं लिखता हूं, पहले मैं लिखता हूं प्रणाली, फिर मैं लिखता हूं अनुष्का। अगर मैं बात करूं 2017 की, 2017 में इनकी इनकम का रेशियो कितना था 5:4। ये बात आई समझ में, यहां तक क्लियर होगा। अब देखो इन्होंने ये बोला, ठीक है, द रेशियो ऑफ द प्रणाली से इनकम। अगर प्रणाली की इनकम की बात करूं 2018 में और 17 में इनका रेशियो कितना होना चाहिए 5:3। तो अगर मैं प्रणाली की बात करूं 2018 से 2017 का जो रेशियो होगा वो कितना होना चाहिए इनका 3:5। यानी इनकी 2017 में अगर 5 इनकम थी तो 18 में होना चाहिए 3, यानी प्रणाली की जो 18 में इनकम होगी वो होगी 3। अच्छा अनुष्का का क्या सीन है, अनुष्का का देखते हैं। अगर 2018 से 17 का इनका रेशियो देखें तो 3:2। तो अनुष्का का कितना है 3:2। ये बात आई समझ में, यानी 2017 में अगर 2 थी तो अभी होगी 3, लेकिन इनकी 4 है तो मैं इसमें 2 का गुणा कर लेता हूं। तो आप बोलोगे यहां पर आ जाएगा 4:6, यानी अगर 2017 में 4 थी तब हो जाएगी 6। ये बात आई समझ में। अब देखो 2018 में इनकी अगर मैं बात करूं इनकम का सम कितना होना चाहिए, मेरे हिसाब से 9 होना चाहिए, लेकिन कितना दिया है 10,242। तो आप बोलोगे 10,242, तो 9 से मैं इसको डिवाइड करता हूं। देखो 11 बार में आएगा 99, फिर आएगा कितना 3, तो 34 हो जाएगा। 9 तिया 27, अब कितने बचे 7, 9 8 72, कितना आ जाएगा 1138। यहां से 1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1138। तो अनुष्का की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 1138 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 × 8 32, ठीक है, 13 × 4 52 और 3 55, 4 एकम 4,
तो 45 52। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 3 friends Pranali, Omika and Ankita are about to have their breakfast. Pranali has 7 apples, Omika has 5 apples and Ankita has no apples. What has 12 coins? देखो 3 सहेलियां होती हैं, प्रणाली, ओमिका और अंकिता। वो नाश्ता करने के लिए जाती हैं। प्रणाली के पास 7 सेब होते हैं, ओमिका के पास 5 सेब होते हैं, अंकिता के पास कोई सेब नहीं होते लेकिन 12 सिक्के जरूर होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है बात। जब कुछ सेबों के लिए भुगतान करने की पेशकश करती हैं, ठीक है, वे 12 सेबों को आपस में बराबर बराबर बांटने पर सहमत हैं। ठीक है, और अंकिता अपने हिस्से के 12 सिक्कों का भुगतान करेगी। देखो क्या होता है, वो सब बराबर बराबर बांट लेते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, अंकिता बोलती है देखो मेरे पास तो 12 सिक्के हैं, मेरे पास सेब तो है नहीं, तो मैं 12 सिक्के बांट लूंगी आप दोनों के हिसाब से। तो ओमिका का सुझाव है कि उसे 5 सिक्कों का भुगतान किया जाए और प्रणाली को 7 सिक्कों का भुगतान किया जाए। प्रणाली कहती है कि उसे 7 से अधिक सिक्के मिलने चाहिए। तो अपन को बताना प्रणाली को ना कितने मिलने चाहिए सिक्के। तो यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं पहले लिखता हूं मैं डिटेल में। तो यहां पर बात करूं सबसे पहले प्रणाली, फिर बात आती है ओमिका, फिर आती है अंकिता। अब देखो अगर मैं बात करूं प्रणाली के पास कितने सेब हैं, तो आप बोलोगे 7 एप्पल हैं प्रणाली के पास। ओमिका के पास कितने हैं, 5, और इसके पास क्या है, 12 कॉइन्स। क्लियर है। अब ये क्या करते हैं, बराबर बराबर कर लेते हैं। तो देखो 7 5 कितना हुआ, टोटल 12 एप्पल हुए। इसका मतलब 4 एप्पल मिलना चाहिए प्रणाली को, 4 मिलना चाहिए ओमिका को, 4 मिलना चाहिए अंकिता को। ये बात आई समझ में। अब ये क्या करती है, 12 कॉइन्स को बराबर बराबर बांट देती है इन दोनों में। अब देखो इसका मतलब अगर इसके पास 4 एप्पल होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब प्रणाली ने ना 3 एप्पल दिए होंगे किसको, अंकिता को, और ओमिका ने कितने एप्पल दिए होंगे, 1 एप्पल दिए होंगे। तो टोटल हो गए आपके 3:1। अच्छा, इसी हिसाब से तो इनको पैसे मिलना चाहिए 3:1 के हिसाब से। अगर मैं देखूंगा इनका सम कितना आएगा 4, तो 4 की वैल्यू है 12, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो प्रणाली को कितने कॉइन्स मिलना चाहिए, तो आप बोलोगे 1 की वैल्यू अगर 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 9। दैट मीन्स प्रणाली को कितने कॉइन्स मिलना चाहिए, 9। ऑप्शन नंबर ई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आजकल एसएससी में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो 9 इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। 1/8 पार्ट ऑफ 1/8 एक बिजली की घड़ी का 1/8वां भाग काला है, शेष का 2/7वां भाग नीला है और शेष भाग सफेद है। यदि सफेद भाग की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो बिजली की छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हाँ बिजली की छड़ी, सॉरी आई थिंक मैंने घड़ी पढ़ दिया, बिजली की छड़ी। अब यहां पर देखो, तो देखो यहां पर बात है 1/8 किया है और यहां पर दिया है 2/7। तो मुझे कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो 8 की टेबल ना 7 की टेबल दोनों में आए। तो आप बोलोगे सबसे अच्छा नंबर होगा इनका एलसीएम। तो मैं मान लेता हूं वो नंबर है 56। ये बात आई समझ में। अब इन्होंने कहा एक बिजली की छड़ी का 1/8वां भाग काला है, तो ब्लैक कितना होगा, तो आप बोलोगे ब्लैक होगा 1/8, 1/8, 8 से डिवाइड करूंगा मतलब 7। अच्छा बाकी कितना बचा, आप बोलोगे 49। अच्छा शेष का 2/7 भाग नीला है। अगर मैं ब्लू की बात करूं, ठीक है, अगर मैं ब्लू की बात करूं तो 2/7, तो ये कितना आ जाएगा, 7 से 7 बार में 7 दूनी 14, यानी ब्लू होगा 14। अच्छा बाकी कितना बचा, 35। ठीक है, 35 भाग क्या है, शेष भाग है सफेद, तो ये है व्हाइट। ठीक है, ये व्हाइट है। और इन्होंने कहा व्हाइट भाग की लंबाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है, तो आप बोलोगे 35 की जो वैल्यू होगी वो होगी 15। ये बात आई समझ में। तो अपन को बताना, तो बिजली की घड़ी की लंबाई, तो यहां पर क्या कोई ऐसा कॉमन डिजिट है, तो मैं 5 से काट सकता हूं इसको 7 बार में, 5 से काट सकता हूं मैं 3 बार में। तो अब मुझे क्या बताना है, छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 7 की वैल्यू अगर 3 है तो 56 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे इंटू 8, तो यहां पर भी कर लूंगा मैं इंटू 8, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 8 या 24।
तो आपकी छड़ी की लंबाई जो होगी वो होगी भाई 24 मीटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। A man divided 1,25,000 among his 4 wives, ठीक है, 2 times the share of the first wife, 3 times the share of the second wife, और 4 times the share of the third wife and 6 times the share of the fourth wife are equal. Find the amount received by the third wife. देखो एक व्यक्ति के पास ना 1,25,000 होते हैं टोटल रुपए, जिसको वह अपनी 4 वाइफों को बांटता है, ठीक है, इसकी 4 वाइफ हैं। अब यहां पर देखना, इन्होंने बोला कि देखो टोटल जो पैसे हैं वो हैं 1,25,000, 1,25,000। अब ये जो हिस्सा है ना ये 4 वाइफ्स को बांटता, मान चलता हूं ये पहली वाइफ है और ये दूसरी वाइफ है, ये तीसरी वाइफ है और ये चौथी वाइफ है। अब देखो इन्होंने ये बोला पहली पत्नी के हिस्से का 2 गुना, तो मैं पहली पत्नी के हिस्से का ना डबल कर लेता हूं, तो यहां पर लिख देता हूं पहली पत्नी के हिस्से का 2 गुना, दूसरी पत्नी के हिस्से का 3 गुना, तो यहां पर 3 कर लेता हूं, तीसरी पत्नी के हिस्से का 4 गुना, तो मैं यहां पर 4 लिख लेता हूं, चौथी पत्नी के हिस्से का 6 गुना, 6 गुना, ये सब क्या होंगे बराबर। अब देखो कोई ऐसा कॉमन नंबर देखना पड़ेगा मुझे जो इन सबकी टेबल में आता है, तो आप बोलोगे 12, तो यहां पर डिवाइड बाई 12, डिवाइड बाई 12, डिवाइड बाई 12 और डिवाइड बाई 12, तो यहां पर कितना आएगा, आप बोलोगे 6, यहां पर कितना आएगा 4, यहां पर आएगा 4 3 जा 12 यानी 3, और यहां पर कितना आएगा 6 2 जा 12। अब देखो मेरे हिसाब से इनका सम कितना होना चाहिए, 6 4 10 3 13 2 15, मेरे हिसाब से इनका सम होना चाहिए 15, ठीक है। 15 की वैल्यू कितनी दी है, 1,25,000। अच्छा मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि तीसरी पत्नी को कितना धन मिलेगा। तो देखो अगर 15 की वैल्यू है 1,25,000, तो यहां से तीसरी पत्नी को मतलब 3 की वैल्यू निकालना मुझे, तो मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं, तो 5 से आएगा 3 बार में, 5 से आएगा कितने बार में 25 बार में, तो यहां पर 3 0, तो यानी 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25,000, यानी तीसरी वाली पत्नी को मिलेंगे 25,000 रुपए। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इन अ कंपनी देयर आर 78,000 एम्प्लॉइज, आउट ऑफ which मेल्स एंड फीमेल्स आर इन द रेशियो 7:6। एक कंपनी में टोटल 78,000 एम्प्लॉय हैं जिनमें मेल और फीमेल का रेशियो है 7:6। तो टोटल 78,000 में लिखता चलता हूं, साथ में करता जाता हूं, तो यहां पर देखो टोटल 78,000 आपके एम्प्लॉइज हैं जिसमें मेल और फीमेल का जो रेशियो होगा वो होगा 7:6। देखो अपन करते करते ना थोड़ा बहुत अपन एडवांस हो चुके हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट करता हूं। 7 और 6 कितना होगा 13, तो यहां पर बोलो 13 की टेबल में ना 78 आएगा 6 टाइम, यानी 1 की वैल्यू होगी 6,000, यानी मेल जो होंगे वो होंगे 42,000, ठीक है, और फीमेल कितनी होंगी यहां पर, तो आप बोलोगे 6 × 6 मतलब 36,000। ये बात आई समझ में। अब इन्होंने ये बोला पुरुषों में से 35% HR है, तो यहां पर HR कितने हैं, तो आप लोग बोलोगे 35%। क्लियर है। और HR ग्रुप में काम करते हैं, महिलाओं में 25% HR है, महिलाओं में जो HR होंगे वो होंगे 25%, ठीक है। तो अपन को बताना कंपनी में कुल कितने कर्मचारी HR हैं, तो मुझे देखो सबसे पहले तो यहां पर मुझे 42,000 का 35% निकालना है, दैट मीन्स इसका 35 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पर 2 0 से 2 0, 0 का 0, 35 दूनी 70, हासिल आएगा 7, 35 की टेबल 4 बार में पढ़ूंगा तो 140 + 7 यानी 147, 14,700 होंगे आपके पुरुष HR। कितने होंगे 14,700। अच्छा फीमेल में कितने होंगे, इसका 50% आएगा 18,000, 25% आएगा 9,000, तो यानी कितना आ जाएगा 9,000। 14 और 9 कितना हुआ टोटल 23,700, यानी टोटल HR कितने होंगे 23,700। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल A, B and C are in the ratio of 5:4:8 respectively. If the number of students increased by 40%, 75% and 25 respectively in next year, and the total student after increment is 1,200,
व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली। तो देखो एक स्कूल में छात्रों की संख्या क्रमशः, एक स्कूल एबीसी में छात्रों की संख्या क्रमशः 5:4:8 है। अगर अगले वर्ष उनमें क्रमशः, जैसे पहले में 40% की वृद्धि होती है, दूसरे में 75% और तीसरे में 25 की वृद्धि होती है, तो अपन को बताना वृद्धि के बाद अगर छात्रों की संख्या 1200 है तो बढ़ने से पहले यानी स्टार्टिंग में छात्र कितने थे। तो मैं ऐसा मान लेता हूं ये है ए, ये बी और ये सी। ए की अगर मैं बात करूं तो ए में छात्रों का जो रेशियो है वो है 5 और बी में है 4 और सी में है 8। अब देखना इन्होंने ये कहा अगले साल ना 40% बढ़ जाती है, तो यहां पर इनका रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5 × 140। ठीक है, मैं 100 से बढ़ा रहा हूं। 75% अगर ये बढ़ जाएंगे तो आप बोलोगे 4 × 175। ठीक है, और 25% अगर ये बढ़ जाएंगे तो 8 × 125। मैं इनका ना रेशियो बना लेता हूं, तो आप बोलोगे 4 की टेबल से मैं इनको डिवाइड करता हूं। तो देखो अगर मैं इनको एक काम करता हूं, 5 से काटता हूं, तो 5 से एक बार में, 5 से कितने बार में कट जाएगा, 35 बार में, और 5 से कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में। फिर मैं 5 से काटता हूं, तो 5 से ये कितने बार में कट जाएगा, 28 बार में। 5 से कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में। 5 से ये 5 बार में। अब एक बार और मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं, ये आएगा 7 और ये आएगा 7, ये 4 कट जाएगा, 4 से ये 2 बार में कटेगा, मतलब यहाँ आएगा 10 इनका रेशियो। अच्छा, बढ़ने के बाद इनका जो टोटल संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 7 7 14 और 10 24। तो आप बोलोगे 24, लेकिन यहां पर कितना दिया है, आप बोलोगे 1200। 24 की वैल्यू है यहां से 1200, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, तो आप बोलोगे 50, 1 की वैल्यू होगी 50। तो अपन को बताना बढ़ने से पहले कुल कितने थे, तो 8 4 12 और 5 17। बढ़ने से पहले 17 थे, एक की वैल्यू अगर 50 है तो 17 × 50 यानी कितना होगा, 850। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी 850 इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगला क्वेश्चन है, सेका और प्राजक्ता का मासिक वेतन 8 और 9 के अनुपात में है। सेका का मासिक व्यय प्राजक्ता की मासिक बचत से 140% अधिक है। प्राजक्ता का मासिक खर्च सेका के मासिक खर्च से 2000 रुपये ज्यादा है। यदि सेका और प्राजक्ता की मासिक बचत क्रमशः 4:5 के अनुपात में है तो सेका और प्राजक्ता के वार्षिक वेतन में अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, सेका और प्राजक्ता 2 हैं, इनका जो वेतन दिया है वो है कितना, 8:9। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। यहाँ पर इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अब कितने लोग हैं मेरे पास, सेका और प्राजक्ता। मान के चलता हूँ सेका कितना 8 रुपए कमाती है, प्राजक्ता कमाती है 9 रुपए। लेकिन कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ सेका जो कमाती है 800 रुपए, प्राजक्ता कमाती है 900 रुपए। सेका का मासिक व्यय प्राजक्ता की मासिक बचत से 140% अधिक है। ठीक है, इसको भी देखेंगे अपन। प्राजक्ता का मासिक खर्च सेका के मासिक खर्च से 2000 रुपए अधिक है। यदि सेका और प्राजक्ता की मासिक बचत क्रमशः कितना है, 4:5, तो मैं ऐसा बोलता हूं सेका जो बचाती होंगी वो 4x बचाती होंगी, प्राजक्ता जो बचाती होंगी वो बचाती होंगी 5x। अब इन्होंने एक बीच में लाइन बोली थी, सेका का मासिक व्यय प्राजक्ता की मासिक बचत से 140% अधिक है। तो इसका मतलब इससे मुझे 140% बढ़ाना है, तो 5x का कितना हो जाएगा टोटल, 240%। ये बात आई समझ में। तो यहां से मैं काट दूंगा 5 से 2 बार में, यानी यहां से आ जाएगा 12x। 12x क्या आया, 12x आया आपका एक्सपेंडिचर सेका का। तो मैं बोलूंगा सेका का जो एक्सपेंडिचर होगा वो होगा 12x। क्लियर है। अब यहां पर देखो इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी 12 + 4 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 800 आना चाहिए। तो आप बोलोगे लेकिन यहां पर तो कंडीशन अलग है, तो आप बोलोगे 12 + 4 कितना होना चाहिए, 16x। 16x की वैल्यू होना चाहिए 800। दैट मीन्स 1 की वैल्यू कितनी होना चाहिए, यानी 1x की वैल्यू होना चाहिए आपकी 50। ये बात आई समझ में। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 12 × 5 60। ठीक है, और यहाँ पर ये 600 है। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 × 4 मतलब 48। ये बात आई समझ में। नहीं, 50 × 4 मतलब 200। क्लियर है यहाँ तक।
अब यहां पर देखो इसका कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे यहां पर आ जाएगा कितना, तो आप बोलोगे मैं यहां पर करता हूं कितना 50 का मल्टीप्लाई, तो ये आना चाहिए 250। अगर 900 में से 250 जाएंगे तो यहां पर बच जाएंगे 650। अब देखो यहां पर इन्होंने बोला है कि प्राजक्ता का मासिक खर्च सिका के मासिक खर्च से 2000 रुपए ज्यादा है, लेकिन मेरे हिसाब से क्या ये 2000 ज्यादा है, तो आप बोलोगे नहीं ये तो केवल 50 ज्यादा है, तो आप बोलोगे 50 की जो वैल्यू होगी वो होगी कितनी 2000। यहां तक क्लियर है। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे एक की वैल्यू होगी 40। अब इन्होंने बोला सिका प्राजक्ता के वार्षिक वेतन में अंतर, तो अंतर कितने का है, आप बोलोगे 100 का, तो 100 का अंतर है। एक की वैल्यू अगर 40 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 100 इंटू 40, तो दैट मीन्स कितना आएगा 4000। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बेहतरीन सवाल है और अपन ने बेहतरीन कॉन्सेप्ट से इस सवाल को अपन ने किया है। बाकी आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक परिवार का भोजन किराया और बिजली का खर्च 5, 15 और 3 के अनुपात में है। भोजन किराया और बिजली का खर्च क्रमशः 20%, 10% और 30% बढ़ जाता है। तो इस प्रकार परिवार का कुल खर्च कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, इसको आपको करके इसका आंसर मुझे आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा। 20 वाला क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क के लिए है। मुझे उम्मीद है आगे से आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। इसी प्रकार हमारी कई सारी वीडियोस आने वाली हैं। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल सरकारी ऑफिसर रेजिमेंट्स पर। थैंक यू सो मच।